हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सेल थ्योरम एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और प्यारे बच्चों, ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। जनरली इसको एलिमेंट्री लेवल पर इस टॉपिक को इग्नोर किया जाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। सर आइजैक न्यूटन ने ये सेल थ्योरम दिया था ग्रेविटेशन में, एंड वी यूज दिस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू। सो स्टार्ट करते हैं कि अबाउट दिस थ्योरम। दिस थ्योरम एक्चुअली हेल्प्स अस in determining the force between a particle, a massive particle, and a spherical body. This spherical body may be hollow or may be solid. So actually इसमें तो दो पॉइंट है, बट हमने इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। एक एक करके हम इसको समझेंगे। एंड अगेन आई एम वेरी humbly urging to you that please try to understand this theorem. Do not try to just cram this theorem, because this theorem is going to help in our upcoming topics. So first point regarding this theorem is, if we have a spherical body, this is a spherical body of radius r and mass uppercase m. This body may be hollow or may be solid, because the point which we are going to discuss here, or the result which we are going to discuss here, is equally applicable for both hollow as well as for solid spherical bodies. So the first point is, if we have a spherical body of mass m and radius r, and our particle of mass m is placed outside this body, then the force experienced by this particle of mass m is as if the whole of the mass of our spherical body is assumed to be at its center. Means आप ये स्फेरिकल बॉडी जो हमने लिया है, इस स्फेरिकल बॉडी के कारण जो इस पार्टिकल m के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल्स जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अभी देखिए, जो डिस्टेंस हमने लिया है वो हमने लिया है इस सेंटर से और m तक। मान लीजिए वी हैव ए पार्टिकल इंस्टेड ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी एंड द मास ऑफ दैट पार्टिकल इज m. सपोज वी हैव ए पार्टिकल ऑफ मास m. For instance, just consider that we do not have a spherical body, but we have a particle of mass m. This m is equal to this m, and a particle of mass lowercase m is placed at a distance r. Then what would be the formula for gravitational force of attraction? Again the formula will be same. So we can say these are two equivalent cases. It means if we have a mass m, in the form of a particle or in the form of a spherical body, irrespective of its nature, whether it's spherical or hollow, we are getting the same formula for force of attraction. अब इसमें थोड़ा जो समझने की बात है वो क्या है कि अब देखिएगा कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है, जस्ट फॉर इंस्टेंस सपोज दिस इज होलो, इसका ये पार्ट आप कंसिडर करिएगा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी मान लो कि एक इसका छोटा सा पार्ट आपने ले लिया। फॉर दिस पार्ट द डिस्टेंस between this part and this particle is less than r. R is this distance, so this is less than r. But for in the same way as we have considered a small portion of this spherical body, we again consider a small portion of this spherical body, and this has equal mass to this one. And now आप देखेंगे कि इससे और इसका जो डिस्टेंस है वो r से ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो फोर्स होगा इस पोर्शन के कारण इस m पर, वो इसके फोर्स के से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स इसका कम होगा। बट जब हम इसको सम अप करेंगे, बिकॉज ये जो पार्ट है ये है किसके, स्फेरिकल बॉडी के, जब हम सारे को सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो इसको जो एक्स्ट्रा एज मिला है, जो इसके कारण जो फोर्स इस पर ज़्यादा है, वही यहाँ पर काउंटर बैलेंस हो जाएगा जिसके कारण फोर्स कम है। और जब हम इसका एवरेज करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों को ये मान लो कि ये यहाँ रखे हैं, दोनों के मास को सम करके। सेम आप आर्गुमेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने दो पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर कर ली। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा,
ये पार्टिकल इसको इधर खींचेगा, फिर जब हम इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो दोनों के कंपोनेंट जो अलोंग दिस लाइन होंगे वो ऐड होंगे, बट जो ये जो कंपोनेंट्स होंगे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ये दोनों भी इस प्रकार से एक्ट करेंगे कि जैसे ये यहाँ रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के बात ये है कि अगर हम इस सारे का सम अप करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, ओके, वेदर इट्स सॉलिड और इट्स hollow. Next come to our second point. In second point, we have considered that we have a spherical cell. Means this is a hollow sphere. It's like a football. Its mass is capital M and radius is capital R. और हमने एक पार्टिकल को अब इसके अंदर रख दिया है. The particle is placed inside the spherical cell. Then this theorem states that no force is experienced by this particle. अगेन हम इसको भी थॉट प्रोसेस से ही समझेंगे. वी आर नॉट गोइंग इनटू द कैलकुलस और एनी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स ऑफ मैथमेटिक्स. जस्ट बाय ए थॉट प्रोसेस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट. प्यारे बच्चों, इसको ना आप इमेजिनरी हाइपोथेटिकली अपने इमेजिनेशन में आप इसको ना एक प्रकार से दो पोर्शन में आप इसको बांटने की कोशिश करिए. ये मैंने ये मान लिया, ठीक है. तो ये जो स्फेरिकल सेल है हमारी, इसको मैंने इस लाइन से दो भागों में डिवाइड करता हुआ मैंने मान लिया इसको. अब ये जो हिस्सा है प्यारे बच्चों, इस हिस्से के कारण जो फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पे, उसकी अगर आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में अगर मैं मान लेता हूं कि दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पोर्शन, और हर एक का मास मान लीजिए थोड़ी देर के लिए फॉर सेक ऑफ जनरलिटी सभी का मास इक्वल है, तो प्यारे बच्चों इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इसके कारण भी थोड़ा इधर लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर. ऐसे आप देखेंगे कि बहुत सारे फोर्सेज, बट सारे के सारे लगभग उसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, जस्ट मेकिंग सम एंगल विद दिस से रेफरेंस लाइन. अब इन सारे फोर्सेस को जब मैं वेक्टर सम करूंगा तो इनका जो नेट फोर्स आएगा वो प्यारे बच्चों इधर आएगा, ये फोर्स इस पोर्शन के कारण. अब हमने पोर्शन इस तरह से क्यों किया है, क्योंकि अब जो रिमेनिंग जो पार्ट बच गया, इस रिमेनिंग पार्ट के कारण जो फोर्स लगेगा आप देखेंगे उस सारे का जो सेंस है वो इस प्रकार से होगा. अब उन सारों का जब आप सम करेंगे तो नेट जो फोर्स निकालेंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्यारे बच्चों इधर होगी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि बाकी जो इस डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स होंगे दे विल कैंसिल ईच अदर. दोनों का इस हिस्से का और इस हिस्से का जो नेट फोर्सेज आएंगे वो मैंने आपको दिखा दिए. अब इसमें एक थोड़ा सोचिएगा कि भाई ये जो हिस्सा है ये हिस्सा है बड़ा. अब बड़ा हिस्सा है तो इसका मास भी ज़्यादा है, तो इसके कारण फोर्स ज़्यादा होना चाहिए. तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये जो फोर्स है ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स किसके कारण है, इस पोर्शन के कारण है, और ये पोर्शन है बड़ा, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए. परंतु प्यारे बच्चों इसके साथ आप दूसरा फैक्टर भी देखिएगा कि ये पोर्शन ज़्यादा मास का तो है, परंतु इस सारे पोर्शन का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से दूर है. यानी अगर आप इसको कंसीडर करें, इस हिस्से को, यहां से इसका दूरी देखिएगा. अब आप एक यहां इसका एक हिस्सा देखिए, यहां से इसकी दूरी देखिएगा, ये डिस्टेंस कम है. सो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इस हिस्से का मास भले ही कम है परंतु इसका डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है वो भी कम है. यानी मास कम है तो दिस विल ट्राई टू रिड्यूस द फोर्स, बट अगर इसका डिस्टेंस कम है सो इट विल ट्राई टू इंक्रीज द फोर्स. और इनका जो ऑन एवरेज आप ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे वो क्या देखेंगे कि ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, बीइंग इट्स हैविंग ए लार्ज मास, बट ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस these two forces are equal and opposite. So the net force will be 0. Now comes for the third point. In this case, I have considered a solid sphere. This is a solid massive body of mass, say capital M, and radius is r. In this case, the particle is placed inside at a distance, say smaller r. अब की बार जो पार्टिकल है हमारा जिसका मास m है उसको हमने यहां रख दिया है, यहां पर. अब इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं लगेगा. जीरो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ये होलो था तो उसके कारण हमने इसको कह दिया कि जीरो लगेगा. अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, प्यारे बच्चों आप पहले काम करिए, इस आर रेडियस के स्फीयर यहां पे मान लीजिए,
आई विल ट्राई टू मेक इट परफेक्ट, बट इट मे बी पॉसिबल कि मैं अच्छा स्फीयर ना बना पाऊँ, बट नॉट बैड। अब देखिएगा, इस पार्टिकल m पर हम ये मानेंगे कि एक पोर्शन तो वो है जो इस छोटा जो मैंने एक स्फेरिकल बॉडी मैंने बनाई है, एंड जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट लेट मी कलर इट विद सम डिफरेंट कलर, ताकि इससे आपको अलग दिखे। ये मैं थोड़ा इसको अलग कलर से शेड कर देता हूं। अब इस स्फीयर को आप दो पोर्शन में कंसीडर करिए। क्या है? एक तो बाहर वाला हिस्सा और एक इसके अंदर वाला हिस्सा, ये छोटा स्फीयर जो मैंने अभी इसको डार्क शेड किया है। तो प्यारे बच्चों, आप क्या समझ सकते हैं कि ये जो बाहर का हिस्सा है, इस बाहर के हिस्से में मैंने ये मान लिया कि जो बाहर का हिस्सा है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। सो ऐसा मैंने एक ये यहां पे एक मैंने सेल मान लिया, ठीक है। अब इस सेल, केवल इस सेल को कंसीडर करिए। इस सेल के कारण m के ऊपर कितना फोर्स आएगा? 0, क्योंकि सेल के अंदर कोई भी पॉइंट है तो उसके ऊपर फोर्स क्या आएगा? 0। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि भाई एक और सेल है, तो इस सेल के कारण भी इसके ऊपर फोर्स क्या आया? 0। सो अगेन इन द सेम वे इट कैन बी अज्यूम्ड दैट दिस पोर्शन मीन्स जो लेस डार्क पोर्शन है, वो जो पोर्शन है वो मैं मान सकता हूं बहुत सारी सेल्स का बना है, और उन सारी सेल्स के अंदर हमारा पार्टिकल रखा है। तो इन सेल्स के कारण जो फोर्स होगा इस पार्टिकल के ऊपर क्या होगा? वो 0। तो केवल और केवल इसके ऊपर फोर्स होगा, वो किसके कारण होगा? इस छोटे वाले हिस्से के कारण फोर्स होगा, बाहर वाले हिस्से के कारण कोई फोर्स नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं फोर्स का, तो कैसा लिखा जाएगा? F = G M, एंड नाउ वी कैनॉट टेक दिस M। हम जो M लेंगे वो लेंगे इसके अंदर रहने वाला जो मास है उसको। अब इसका जो मास है मान लीजिए वो M डैश है, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या? M डैश अपॉन ये यहां से और यहां का डिस्टेंस R स्क्वायर। हालांकि हम इस M डैश को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बट अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक हमारा आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। वहां पर हम इसको अच्छे से आपको समझाएंगे, क्योंकि M डैश जो है ये वेरी कर सकता है बाय वेरिंग R, बट डेंसिटी वेरी नहीं करेगा इफ इट इज इट्स डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। तो वो आपके ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा एक, जिसमें आप कितना ही R कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, यू जस्ट हैव टू पुट डेंसिटी instead of M dash, because in this case M dash is still a variable quantity because it is a function of lower case r। तो प्यारे बच्चों, इस केस में हम ये कहेंगे कि जो फोर्स लगेगा इस M dash के स्मॉल m के ऊपर, वो सिर्फ इस हिस्से के कारण लगेगा, बाहर वाले हिस्से के कारण नहीं लगेगा। अगर हमने इस m को यहाँ सेंटर पे रख दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या देखेंगे कि अगर आपने इस m को इसके सेंटर पे रख दिया, तो जो बाकी जो हिस्सा है उस सारे को आप क्या मान सकते हैं? इट इज मेड अप ऑफ ए large number of cells, and this M is placed inside all cells, then there will be no any net force in smaller m। ठीक है? So again we can say F equals to 0 at the center of the spherical body। अब इसमें वही बात है कि आप चाहे सॉलिड स्फीयर की बात करें या आप होलो स्फीयर यानी स्फेरिकल सेल की बात करें, सेंटर के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।